15 मई सोमवार को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी की, जिससे कई देशों के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर रोशनी डाली गई। इन देशों में भारत का भी नाम शामिल है। 49 पन्नों की इस रिपोर्ट में बीते सालों में भारत के अंदर धर्म के नाम पर हुए तमाम बहस, विवाद और हिंसा की घटनाओं का जिक्र है, जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता पर स्थिति कितनी चिंताजनक है। अब इस रिपोर्ट में किन घटनाओं का जिक्र है, क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, यह जानने से पहले हम आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के जारी होते ही हर बार की तरह इस बार भी भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, यह खेदजनक है कि ऐसी रिपोर्ट गलत सूचना और जानकारी पर आधारित रहती हैं। कुछ अमेरिकी अधिकारियों द्वारा की गई पक्षपातपूर्ण टिप्पणी केवल इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता को कम करने का काम करती है। अब हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में किन बातों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के शुरुआत में ही गुजरात पुलिस द्वारा 4 मुस्लिम युवकों को खुलेआम कोड़ों से मारने की घटना का जिक्र है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिमों के घर पर राज्य की बीजेपी सरकार द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के भी मामले का जिक्र है। इसके बाद आगे इस रिपोर्ट में क्रिश्चियनों से जुड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम के एक एनजीओ को कोट करते हुए लिखा गया है कि कई ईसाइयों पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाकर हमला किया गया, साथ ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया। ऐसी भी खबरें आई कि हमला करने वाले हिंदुओं को भी पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया। साथ ही इस रिपोर्ट में बीजेपी से निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के भी बयानों का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि इन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद पर जिस तरह से टीवी पर विवादित बयान दिया, उससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई। इसके बाद बीजेपी विधायक टी राजा सिंह द्वारा भी पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए उस विवादित बयान का रिपोर्ट में जिक्र है, जिसके बाद टी राजा को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा रिपोर्ट में गिटहब पर चलाए जा रहे बुल्ली बाई ऐप का भी जिक्र है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर को ऑनलाइन अपलोड करके बोली लगाई जा रही थी। इस मामले का उजागर तब हुआ था जब हैदराबाद की एक्टिविस्ट खालिदा प्रवीण ने अपनी खुद की तस्वीर इस प्लेटफॉर्म पर बोली लगते देखी। इस रिपोर्ट में एक जरूरी बात का भी जिक्र है, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के 5 प्रमुख लोगों से समाज में हिंदू मुस्लिम सद्भाव बढ़ाने के लिए चर्चा की, जिसका मतलब है कि वह यह खुद भी मानते हैं कि समाज में धार्मिक तनाव का माहौल है। तो आइए इस मुद्दे पर हम आकार पटेल से बात करते हैं। आकार एक पत्रकार, लेखक और टिप्पणीकार हैं। साथ ही वह एमनेस्टी इंटरनेशनल इन इंडिया के प्रमुख भी हैं। आकार पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, समय ज्यादा न लेते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहूंगा। जो यूएस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है, रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, इस पर आप एक ओपनिंग रिमार्क क्या देंगे? कैसे इस रिपोर्ट को आप देखते हैं? स्टेट डिपार्टमेंट के मायने अमेरिका की का जो विदेश मंत्रालय है वो हर साल एक रिपोर्ट छापता है, जहां पर सारी दुनिया के जो देश हैं वहां पर मानवाधिकार का की जो स्थिति है उस पर वो एक 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 इंस्पेक्शन जैसा करता है। कोई इसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो मान लीजिए कि यूएस का सिर्फ एक देश है, जैसा कि चीन है, जैसा कि हिंदुस्तान है, तो ये ना तो यूएन का है ना तो कोई मल्टीलैटरल फोरम का है। लेकिन एक कानून है यूएस में जो कहता है कि स्टेट डिपार्टमेंट को ये हर साल करना है। उसमें आया ये है कि कुछ सालों से 2 जगह से, एक तो ये जो स्टेट डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है वो, दूसरा यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो कि एक बायपार्टिजन, दोनों दोनों पार्टियां, डेमोक्रेट रिपब्लिकन जो है वहां पे यूएस में, दोनों पार्टियां के सदस्य मिलकर ये छापते हैं। ये दोनों रिपोर्ट कहते हैं कि मानवाधिकार की स्थिति भारत में बिगड़ चुकी है। इस हद तक कि यूएससीआईआरएफ ने पिछले 4 सालों से स्टेट डिपार्टमेंट को कहा है कि आप भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डेजिग्नेट करें। और एक दफा जब ये होता है तो स्टेट डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार है कि वो टारगेटेड सैंक्शंस करें, या तो कोई संस्थाओं पर, या तो कोई राज्य या केंद्र सरकार पर, या तो कोई मंत्री हो।
जी। तो सर अब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो रिपोर्ट है पूरा ये 49 पेजेस का रिपोर्ट है और इनमें जितने भी घटनाओं का जिक्र है भारत के अंदर, ये सारे ऐसी घटनाएं हैं जो हमें पता है, ये पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। तो इन्होंने बस इसको बिल्कुल। कंपाइल किया है। तो जो काम इंडियन मीडिया को करना चाहिए था या इंडिया के किसी संस्थान को करना चाहिए था, इन घटनाओं को कंपाइल करके इस पर सवाल पूछा जाए, वो काम यूएस की एक डिपार्टमेंट कर रही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि हमारा काम कोई और कर रहा है? नहीं, जो संस्थाएं ये काम करती है भारत में, उनके ऊपर या तो दबाव है या तो उनको बंद किया जाता है। भारत सरकार की जो एक इंडिपेंडेंट मानवाधिकार बॉडी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो कोई काम ज्यादा करती नहीं है। जो 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 शख्स उस चेयर है उनके, मिश्रा साहब, वो बहुत माने हुए जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जो स्टेटस थे, जो सरकार चाहती थी वैसे वो जजमेंट्स देते थे। तो हमें कोई अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए कि मिलनी चाहिए। और ना कि सिर्फ अब, पहले 10-20 साल पहले भी ऐसा ही था कि जो इंटरनल बॉडीज हैं हमारी, जो इंडिपेंडेंट है, उन पर या तो दबाव है या तो उनको अपना काम करने नहीं दिया जाता। और जो सरकारी बॉडीज हैं वो ये काम करेंगी ही नहीं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये रिपोर्ट में जो आया है, दोनों स्टेट के रिपोर्ट में और यूएससीआईआरएफ के रिपोर्ट में ऐसी चीजें आई हैं जो हुई हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है उन पर। कहीं पर वो छपी भी हैं, लेकिन इस तरह से कंपाइल नहीं की गई। जी। असल मेरा अगला सवाल ये है कि एक ट्रेंड बन गया है कि जब भी कोई सरकारी आंकड़े आते हैं, रैंकिंग्स आती है, इंडेक्स आता है, उसको सबसे पहले भारत की सरकार उसको खारिज कर देती है, उसको बताती है कि गलत है, ये मैनिपुलेटिव डेटा है, ये हमें बदनाम करने की साजिश है। और इस रिपोर्ट के साथ भी वही हुआ। जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल के इसे कहा कि ये मिस इन्फॉर्मेशन पर आधारित है। तो अभी तक जो डेटाज आते थे वो या तो एनजीओज निकालती थी या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस निकालती थी। लेकिन ये तो एक सरकारी आंकड़ा है, वहां की स्टेट डिपार्टमेंट ने निकाला है। तो क्या ये दूराभास नहीं है कि एक तरफ हम कहते हैं कि इंटरनेशनली इंडिया की छवि अच्छी बन रही है, पीएम मोदी ने इंडिया को एक ब्रांड बना दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वहां की कंट्रीज के जो ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट है वो इस तरह के डेटाज निकालते हैं? देखिए, कुछ रिपोर्ट हम मानते हैं, जैसा कि वर्ल्ड बैंक का डूइंग बिजनेस रिपोर्ट था जो 2020 में डिसकंटिन्यू किया गया, जहां पर भारत का की जो रैंकिंग थी वो बढ़ रही थी। कुछ ऐसे है जो वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो जो कहता है कि भारत 6 या 7 पोजिशंस 2022 में बढ़ा है। वो सरकार मानती है। पर वो डेटा या तो वो यूएन से आए, या तो वर्ल्ड बैंक से आए, या तो कहीं और से आए, जो ये दिखाता है कि भारत में कुछ कुछ चीजों पर गिरावट हुई है, ये चीजें सरकार मानने को नहीं तैयार। और शायद मानने को नहीं तैयार सही नहीं है, वो सिर्फ उसे डिस्क्रेडिट करती है। बाकी जो दुनिया है वो अभी तक मान रही है कि जो भारत का जो गिराव है, मान लीजिए कि हंगर इंडेक्स पर, वो सही है। और ना कि सिर्फ किसी का कोई बाहर कोई कोई विदेशी एजेंडा है कि कोई चाहता है कि भारत की छवि ठीक ना हो। जी। तो सर मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप एमनेस्टी इंटरनेशनल के अभी हेड हैं, प्रमुख हैं। तो सर आपकी जो ये संस्थान है, ये इस विषय पर कैसे काम कर रही है या फिर कर सकती है? क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम जो है और जो धर्म को लेकर तनाव है, वो एक सीरियस कंसर्न है इंडियन सोसाइटी में। नहीं, इनमें से बहुत सारे जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट्स आते हैं, ना कि सिर्फ इन दोनों रिपोर्ट में, पर आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस के जो हाई कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स के, जिसे ओएचसीएचआर कहते हैं, उनकी जो 2 रिपोर्ट छपी है कश्मीर पर 2019 और 2020 में, उनमें ज्यादातर डेटा जो है वो हमारा ही है। तो जिन संस्थाओं को भारत यहाँ पे दबाती है और कहती है कि आप या तो काम ना करें, या तो हम आपके काम में कोई रुकावट डालेंगे, वही संस्थाएं हैं जिनको दुनिया मानती है। सरकार को ये देखना चाहिए कि सिर्फ डिनाई करना, सिर्फ कोई रिपोर्ट को खारिज करना, ना तो वो प्रॉब्लम को सुलझा पाएगी, ना तो ये चीज जाएगी। ये चौथा साल है कि यूएस गवर्नमेंट में कोई एक बॉडी ने कहा है कि भारत की जो स्थिति है, भारत में जो मानवाधिकार की स्थिति है, वो गिर रही है। जी।
एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका कमेंट इस पर मैं चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अब देश के अंदर पिछले 10 सालों में जो एक राजनीति में परिवर्तन आया है, जिस तरीके से हिंदू पॉलिटिक्स में एक बहुत ज्यादा बूम देखने को मिला, मुस्लिम विरोधी राजनीति देखने को मिली, और साथ में ये भी देखने को मिला कि जो धर्मांतरण का इशू है, क्योंकि इस जो ये 49 पेजेस की रिपोर्ट है, इसमें अधिकतर ऐसे मामले हैं जहाँ पे लोगों को पकड़ा गया, मारा गया, मॉब ने मारा, पुलिस के हवाले किया, वो धर्मांतरण के शक में। तो क्या इस पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि जो समाज में धार्मिक तनाव है वो बढ़ रहा है? ये बिल्कुल ही सही बात है, और ये हमें मानना चाहिए कि ये नई बात नहीं है कि आर्टिकल 25 है जो राइट टू फ्रीली प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस फेथ देता है। उस पे जो बंधन डाले हैं सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने भी माजी में, वो ये हमें कहता है कि भारत में आपके पास पूर्ण रूप से छूट है कि आप अपना धर्म बदलें, और जब आप बदलेंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। 2018 के बाद 7 ऐसे बीजेपी राज्य हैं जहां पर किसी को अपना धर्म बदलना हो तो उसको फॉर्म भर के देना होता है सरकार को, और ये सरकार तय करेगी कि ये ठीक से हुआ या नहीं हुआ। और और अगर वो सरकार के पास ये इख्तियार है बहुत से राज्यों में कि शादी जो जो शादी हो चुकी है, जहां पर बच्चे भी हैं, उस शादी को सरकार अंडू कर सकती है। तो इतना पावर है, तो ये करना पॉलिटिक्स के जरिए ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि 10 15 20 सालों में ये जो कानून है नए, वो सब जाएंगे। हमें ये सोचना है कि आज से लेकर अब वहां तक हम कैसे ना तो सिर्फ सामाजिक तनाव कम करें, लेकिन जो संविधान के विरुद्ध कानून है, बिल्कुल ही स्ट्रेट अपोज्ड, सिटीजनशिप पे हो या मैरिज डिवोर्स पे हो, उनको निकाला जाए। जी। मैं आखिरी सवाल पे आऊं सर, उससे पहले एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इंडिया को हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में, और हम कॉन्स्टिट्यूशनली एक सेक्युलर स्टेट है। तो जो हमने एक रिलीजियस फ्रीडम की जो एक कल्पना की थी इस देश को आजादी दिलवाने वालों ने, जो जिन्होंने संविधान बनाया उन लोगों ने, तो जब इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं तो हम एज अ कंट्री होल किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? हम में और हमारे इर्द गिर्द जो बाकी जो देश हैं, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान में कानून है कि आप धर्म परिवर्तन सिर्फ एक ही धर्म में कर सकते हो। भारत में बहुत से राज्यों में यही है कानून। आप देखें तो जो 2018 के बाद जो भाजपा राज्यों में जो कानून आए हैं, वो कहते हैं कि अगर आप अपने एंसेस्ट्रल रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ तो उसको कन्वर्जन नहीं माना जाएगा। तो आप देखें, पाकिस्तान में कानून है जो कहता है कि कानूनी तौर से कोई गैर मुसलमान ना तो प्रेसिडेंट ना तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं। लेकिन भारत की जो सबसे लोकप्रिय पार्टी है, उसके जो 300 लोकसभा एमपी, 92 राज्यसभा एमपी, 1100 से ज्यादा विधायक हैं, एक एक भी मुस्लिम नहीं है। तो या तो आप कानूनी तरीके से अकलियतों को हटाएं, या तो आप पॉलिसी से हटाएं, जैसा कि बीजेपी ने किया है। तो हमको ये देखना है कि किस दिशा में हमको जाना है यहाँ से। या तो हम मॉडर्न सिविलाइज डेमोक्रेटिक प्रॉस्परस स्टेट बने, या तो सिर्फ हम जहां पर हैं अपनी बहनों के साथ, यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, यहीं पर हम रहेंगे। जी। एक और इस पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, उस पे आपका कमेंट चाहूंगा कि एक बात ये भी कही जा रही है, मैंने कई लोगों से इस पर बात की और कई आर्टिकल्स भी पढ़े, जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसका एशिया सेंट्रिक जो अप्रोच बन रहा है, चाहे वो रशिया से नजदीकियां हो, ये भी एक कारण है कि यूएस जो एक है वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए भारत को टारगेट करती है इस प्रकार की रिपोर्ट से। इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखिए, ये मानना कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, ये ठीक नहीं है। हमको ढंग से उस रिपोर्ट को पढ़ना है। अगर हमें लगे कि उसमें कोई झूठ है तो हमें वो झूठ को दिखाना है। सिर्फ कोई चीज को खारिज करने से, ऐसा एक लाइन में कहने से कि हम ये रिपोर्ट को मानते नहीं, क्यों नहीं मानते? इसमें झूठ क्या है, दिखाएं आप। अपने भारत के अंदर से ही जो 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 चीजें छप रही हैं वो देखें आप, और फिर कहें कि
या तो ये हो रहा है और नहीं होना चाहिए, और जो उसमें सरकार का हाथ है वो हाथ वापस ले लेगी सरकार, या फिर कहें कि ये चीजें हो रही हैं और ये चीजें होनी चाहिए, पर एक दोगलापन है हमें, हमको करना भी है और फिर हमको सुनना भी नहीं है। अगर हम Right. ऐसे कानून लाएंगे जो टारगेटेड है, बीफ के मसले पर देखें, रिवर्सल ऑफ पोजेशन ऑफ बीफ ऑफ ऑफ प्रूफ 2015 में पहले 2 स्टेट में आया, महाराष्ट्र में पहले आया। कहता क्या है, अगर आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपके घर में, आपकी गाड़ी में जो जो गोश्त है वो बीफ है, आपको ये साबित करना है कि वो बीफ नहीं है, और जो आप ये साबित ना कर पाए तो आपको जेल होगी। ऐसे आप कानून लाओगे टारगेटेड। सिर्फ मुसलमान कौम ऐसी है भारत में जिनके लिए डिवोर्स एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं अपनी बीवी से कोई आरोप लगे और कि मैंने उससे 3 दफा तलाक कहा, ना तो वो जुर्म है ना तो हमारा तलाक हुआ है। अगर कोई मुसलमान शख्स पे ये आरोप पड़े, उनका भी तलाक नहीं हुआ क्योंकि इनवैलिड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन उसको सजा होगी एक नॉन एक्ट के लिए। तो ये जो है चीजें बिल्कुल टारगेटेड, ये हमें बंद कर देना है। बाहर से रिपोर्ट ऐसी तीखी और कड़वी रिपोर्ट आना बंद हो जाएगा। जी, आखिरी सवाल पे मैं आना चाहूंगा सर। प्रॉब्लम की तो हमने बात कर ली, लेकिन हम कहते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं, सॉल्यूशन बेस्ड कम्युनिकेशन भी करना चाहिए। तो जो हालात बने हुए हैं, जो धार्मिक तनाव है समाज में, और इतने सारे घटनाएं हमें देखने को मिली जो केसेस एंड रिपोर्ट में भी लिखी हुई है, सॉल्यूशन क्या है? कैसे हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ सकते हैं बंद जहां कर पर तो कम्युनल हार्मोनी अगर हो? अगर हम अपनी हरकतें बंद कर देंगे, ये सब बंद हो जाएगा। अगर जो संविधान हमें कहता है कि हम एक सेक्युलर देश हैं, आज पहली दफा भारत की तारीख में ना तो कोई यूनियन मंत्री मुस्लिम है, ना तो कोई चीफ मिनिस्टर है मुस्लिम यहाँ पर भारत में ही। तो 20 करोड़ की आबादी है उनकी, सबसे बड़ी अकलियत दुनिया की, उनको आप रिप्रेजेंटेशन देना ही नहीं चाहते, और फिर ये आप कानून लाते हो। ये सब ये पूरा ये पूरा निर्भर है हम पर। अगर हम चाहें तो इसको रोक सकते हैं, हमको ये रोकना नहीं है। चौथा साल है ये कोई नई बात नहीं है। जो बीजेपी कर रही है, या तो ईसाइयों के खिलाफ, कर्नाटक में देखें आप जहां पर मैं हूँ, या मुसलमानों के खिलाफ, ये छुपी हुई बात नहीं है। उनके विधायक, उनके मंत्री भी कहते हैं, अगर आप किसी कन्विक्टेड रेपिस्ट को आप छोड़ोगे क्योंकि उसका जो विक्टिम थी वो मुस्लिम है, किसी कोई कॉन्विक्ट को जाके आप हार पहनाओगे क्योंकि जो शख्स को उन्होंने मारा था वो अब मुस्लिम है, तो यही होगा फिर। अगर हमें ये चीजों को बंद करना है, हमको पॉजिटिवली लेना है, एक पॉजिटिव रिस्पांस देना है, बंद कर दें ये काम हम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस पूरे जो इशू है इसको समझाया, हमें अपने पॉइंट्स रखे, और मुझे उम्मीद है कि जो पॉइंट्स आपने कन्वे करने की कोशिश की है वो हमारे दर्शकों को बहुत समझ आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया, द वायर से खास बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह अहम मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें द वायर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।